मान लीजिए ये आपके पास एक एक्सरसाइज है, ठीक है। ये कंपनी इसमें बनी हुई है पहले से। अब हमें सबसे पहले बैंकिंग में ना, टैली में बैंकिंग के लिए हमारा टैली में बैंक का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। उसका लेजर बना होना चाहिए। जब हम टैली में लेजर क्रिएट करते हैं, क्रिएट पे जाते हैं और यहाँ पे हम लेजर क्रिएट करते हैं और हमने यहाँ पे लेजर बनाया एच डी एफ सी बैंक अकाउंट, ठीक है। जब हम यहाँ पे बैंक अकाउंट का ग्रुप देते हैं तो टैली हमारे से इंफॉर्मेशन पूछता है। क्या पूछ रहा है कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, आईएफएससी कोड है क्या है, स्विफ्ट कोड क्या है, बैंक का नाम क्या है, बैंक की ब्रांच क्या है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जब आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको वेलकम लेटर मिलता है, या आपको बैंक की पासबुक मिलती है, या आप चेकबुक मिलती है। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पे मिलेगी। सबसे पहले तो जब आप अकाउंट खुलवाते हो तो आपको वेलकम लेटर मिलता है बैंक से, ठीक है। उस वेलकम लेटर पे आपका लिखा होता है कि आपका ये अकाउंट नंबर है, ठीक है, ये आपका आईएफएससी कोड है, ये ब्रांच का नाम है। तो पहले आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल दोगे, ठीक है। आईएफएससी कोड हर एक ब्रांच का अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, बैंक के बेस पे नहीं होता, ये ब्रांच के बेस पे होता है। जितने भी ब्रांच है, मान लो एचडीएफसी की ब्रांच है, एक यहाँ पे ब्रांच है, एक आगे 5 किलोमीटर आगे ब्रांच है, ठीक है शहर में ही दोनों ब्रांच है, लेकिन दोनों का आईएफएससी कोड अलग अलग होगा, ठीक है। जितनी भी ब्रांचें होगी उन सब का अलग अलग आईएफएससी कोड होगा, ठीक है। हमारा एचडीएफसी में है तो हम यहाँ मान लेते हैं ये हमारा एचडीएफसी का ये आईएफएससी कोड है। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि आईएफएससी कोड आपका इनवैलिड है, एच डी एफ सी, ठीक है, 4 टाइम 0। उसके बाद स्विफ्ट कोड होता है बैंक का। अगर आपने ये चेक करना है, गूगल से चेक करना है आपने, तो आप यहाँ से गूगल पे भी चेक कर सकते हो। देखो, आपने किसी भी बैंक की डिटेल चेक करनी है, आपने एच डी एफ सी सिरसा बैंक डिटेल, आपको यहाँ पे बैंक डिटेल शो हो रही है एच डी एफ सी की, एच डी एफ सी 000610, ये उसका आईएफएससी कोड है, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे, साइट पे जाके देखोगे तो आपको, ठीक है, यहाँ से आप सारी डिटेल सर्च कर सकते हो। अगर आपने आईएफएससी को, किसी को आईएफएससी को सर्च करना है या कंफर्म करना है, कई बार क्या होता है कि मान लो आपके पास बैंक डिटेल आ रही है और आपको उस पर डाउट हो रहा है कि भी ये गलत है, ठीक है, तो आप गूगल में सिंपल, गूगल पे भी करोगे ना, आप एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको बैंक की पूरी डिटेल दे देगा निकाल के, ठीक है। आईएफएससी कोड, बैंक आईएफएससी कोड, बहुत सारी वेबसाइट है, आपको मिल जाएगी जो सारी डिटेल देती है आपको। यहाँ पे देखो इसका बैंक का नाम, हम्म, ब्रांच सिरसा हरियाणा, आईएफएससी कोड, ब्रांच कोड, माइक्रो कोड, ठीक है। चलो, अभी हम आते हैं दिल्ली में। तो ये आपने यहाँ पे पूरा फिल करना है एच डी एफ सी बैंक। यहाँ पे आपको लिस्ट शो हो जाती है साइड में, जैसे आप यहाँ पे देखते हो ना, यहाँ पे आपकी साइड में पूरी जितने भी बैंक है ना, वो सारी लिस्ट यहाँ पे शो होती है। लेकिन ये आपको एजुकेशन मोड पे शो नहीं होगी। जब टैली में आप एजुकेशन मोड पे काम कर रहे हो तब आपको ये लिस्ट शो नहीं होगी। अगर आप लाइसेंस पे काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे लिस्ट शो होगी, ठीक है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे एच डी एफ सी बैंक, ठीक है। उसके बाद आपको देनी है ब्रांच, कहाँ की ब्रांच है आपकी। तो ये सारी आपकी बैंक डिटेल होगी। यहाँ पे आप अलग से कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो वो कर सकते हो, अभी हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इसको नो करके आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रांच का आपने एड्रेस देना है। बैंक आप देखते हो कि जो आपके पास बैंक चार्जेज लगते हैं ना, उसके ऊपर जीएसटी होता है, ठीक है। अगर आप उस जीएसटी का इनपुट लेते हो तो आपने यहाँ पे जीएसटी नंबर भी देना है बैंक का, ठीक है। अगर नहीं लेना तो आप यहाँ पे इसको छोड़ सकते हो खाली।
और ये फीचर जो जीएसटी वाला है ये आपके पास तभी आएगा जब आपकी टैली में जीएसटी के फीचर इनेबल कर रखे होंगे। पर अभी आपके पास जीएसटी नहीं है, अभी आप इसको इग्नोर करो और हम यहाँ पे जीएसटी के फीचर इसमें एक बार बंद कर देते हैं। फीचर बंद कहाँ से होंगे? अगर आपसे जीएसटी की डिटेल पूछ रहा है तो आप जीएसटी के फीचर बंद करना चाह रहे हो तो आपने क्या करना है, F11 प्रेस करना है और यहाँ पे आप देखोगे ना इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी यस हो रखा है, तो इसने आप इसको आपने नो कर देना है। ठीक है, अब आपसे जीएसटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन टैली आपसे नहीं मांगेगा। ठीक है, अब आपके पास फर्स्ट एंट्री आती है कि आपके पास कैपिटल का चेक आया है। आपके पास जो ये फर्म है इसमें का जो प्रोपराइटर है उसने 20 लाख रुपए का चेक दिया है। अब आप उसकी एंट्री क्या करोगे? मान लेते हैं जो चेक चेक नंबर है वो है 000123 और एसबीआई बैंक का चेक है। ठीक है, जो प्रोपराइटर है इसका उसने चेक दिया है और प्रोपराइटर का नाम क्या है? चलो मिस्टर संजय मान लेते हैं कि मिस्टर संजय की फर्म है। ठीक है, मिस्टर संजय ने 20 लाख रुपए का चेक दिया एसबीआई बैंक का जिसका चेक नंबर है 000123। ठीक है, उसकी आप एंट्री करोगे, कौन से वाउचर में जाके करोगे? कौन से वाउचर में होगी आपकी एंट्री? मिस्टर संजय ने कैपिटल का चेक दिया है 20 लाख रुपए का, चेक दिया है एसबीआई बैंक से जिसका चेक नंबर है 000123 और 1 अप्रैल 2026 का चेक है। रिसिप्ट वाउचर में सबसे पहले हम डेट देखते हैं। डेट हमारी 1 अप्रैल 26 है। जिस डेट में हमारे पास चेक आया है, जिस डेट में हम एंट्री कर रहे हैं वो हमने पहले डेट देखनी है। ठीक है, 1 अप्रैल 26। हाँ वही तो, पहले तो डेट, फिर आपने पहले वाउचर देखना है। सबसे पहले तो सही बात है, पहले वाउचर देखोगे। आपके पास कौन से वाउचर में एंट्री होगी? रिसिप्ट वाउचर में, तो आपने रिसिप्ट वाउचर लेना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप डेट देखोगे। उसके बाद यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर में ये वाला डेबिट होगा ना, तो आपने क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिट करना है, तो यहाँ पे करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट किया, उसके बाद ऑल्ट सी किया और यहाँ पे आपने क्या किया, मिस्टर संजय का अकाउंट बना लिया। मिस्टर संजय कैपिटल अकाउंट, ग्रुप क्या देंगे इसका? कैपिटल अकाउंट। जैसे आप ग्रुप देते हो ना, ग्रुप के अकॉर्डिंग आगे इन्फॉर्मेशन पूछते हैं। जैसे आपने बैंक अकाउंट किया था तो बैंक की डिटेल मांगी है, कैपिटल अकाउंट किया तो यहाँ ने इसने कुछ नहीं मांगा और सीधा यहाँ पे आ गया, एड्रेस पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे उसका एड्रेस फिल कर देना आपने, उसका पैन नंबर वगैरह दे के और इसको एंटर कर देना। ठीक है, चेक कितने का आया? 20 लाख रुपए का, 20 लाख। और जब आप एंटर करते हो यहाँ पे आपकी बैंक एलोकेशन स्क्रीन खुलती है ये। ठीक है, यहाँ पे आपसे बैंक से रिलेटेड डिटेल मांगता है। क्या मांग रहा है? सबसे पहले चेक मांग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे आपका चेक सेलेक्ट हो रखा है, यहाँ पे आप शो मोर पे जाओगे, एंटर करोगे तो यहाँ पे आपके ट्रांजेक्शन के बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे कि भाई आपके पास पेमेंट आई कैसे है। ठीक है, आपके पास यूपी से आई, यूपीआई से आई है, डीडी आया है, इलेक्ट्रॉनिक चेक आया है, ई फंड ट्रांसफर हुआ डायरेक्ट। ठीक है, कैश आया है, चेक आया है, चेक डीडी आया है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपका है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर कोई ऐसा है जो आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो यहाँ पे अदर का ऑप्शन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक या डीडी ये सिलेक्ट करोगे, एंटर करोगे। अब आपसे पूछ रहा है इंस्ट्रूमेंट नंबर कि भाई चेक का नंबर क्या है। यहाँ पे आपने चेक का नंबर देना है। चेक नंबर क्या है हमारा? 000123। ठीक है, उसकी डेट क्या है? 1 अप्रैल 26 का चेक है। ये का बाद का भी हो सकता है। मान लो आप 1 अप्रैल 26 को आपके पास चेक आया लेकिन उस पर 10 अप्रैल 26 की डेट डली हुई है, तो जो बाद की डेट का चेक होता है उसको बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, अगर आज हमें चेक मिल रहा है लेकिन उस पर चेक की डेट बाद की डली हुई है, ठीक है, कि बाद में हम बैंक में लगा सकते हैं, उसको पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं। अगर पोस्ट डेटेड चेक आपका है तो यहाँ पे आप डेट वही डालोगे जो आपकी चेक की डेट है। ठीक है, यहाँ पे आपने चेक की डेट डालनी है, इंस्ट्रूमेंट नंबर और इंस्ट्रूमेंट की डेट। ठीक है, मतलब इंस्ट्रूमेंट क्या है, किससे पेमेंट आ रही है आपको? चेक से आ रही है, डीडी से आ रही है, नेफ्ट या आरटीजीएस से आ रही है, यूपीआई से आ रही है, जो भी चीज आ रही है वो इंस्ट्रूमेंट आप यहाँ डालोगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आपने बैंक का नाम देना है। कौन से बैंक का चेक है आपका?
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो आप यहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, आप नरेशन में लिख सकते हो नोट, कहाँ से आई आपकी अमाउंट, ये कहाँ से आई। आप नरेशन में एक शॉर्ट नोट लिखोगे जो आपने ऊपर एंट्री की है। कैसे लिखते हैं नरेशन, being the amount received from Mr. Sanjay through check number SBI बैंक dated this, डेट क्या है चेक की, 01/04/2026 एज अ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मतलब जो भी आपने ऊपर एंट्री किया उसका एक शॉर्ट नोट आपने डालना है। ठीक है, ये कहाँ यूज होगा आपका, नरेशन कहाँ आएगा, जब आपने कभी भी किसी की स्टेटमेंट देनी हो ना, तो वहां पे आपको नरेशन में नोट भी दिखेगा कि भाई जो ये पेमेंट दी है किस लिए दी है, क्यों आई है पेमेंट। क्योंकि अब तो आप एंट्री कर रहे हो, या तो आपको रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, अपनी फाइल में देखना पड़ेगा कि इसका स्पोर्टिंग वाउचर क्या है, क्या डॉक्यूमेंट हमारे पास है, या आप यहाँ पे नोट लिख दोगे इसका। ठीक है, डिटेल में आप अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब हमने कैश विड्रॉ किया बैंक से, बैंक से कैश विड्रॉ किया, मान लेते हैं कि हमने 2 अप्रैल को और बैंक से कैश विड्रॉ किया है 5 लाख रुपए। ठीक है, और इसके लिए हमने क्या किया, बैंक को चेक दिया, एक एक नंबर चेक दिया हमारे पास 2 अप्रैल को। अब पहले तो हम क्या करेंगे, वाउचर कौन सा यूज करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर, तो हमने लिया कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है, और यहाँ पे डेबिट क्या होगा, कॉन्ट्रा वाउचर में जो यहाँ पे ऊपर वाला अकाउंट है ये डेबिट होता है। ठीक है, और नीचे वाला अकाउंट क्रेडिट होता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कैश, पहले तो डेट चेंज करोगे, 2 तारीख को किया आपने, तो यहाँ पे करोगे कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और यहाँ पे आपका बैंक आ जाएगा HDFC बैंक। कितने अमाउंट निकाल लिए, 5 लाख रुपए। ठीक है, अब कैसे निकाल रहे हो, चेक से निकाल रहे हो, इंस्ट्रूमेंट क्या है आपका चेक, और इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या है, एक नंबर है 0001, 6 डिजिट का होता है आपका चेक नंबर। ठीक है, 2 अप्रैल को आपने चेक काट के दिया। ठीक है, उसके बाद आपने ये एंट्री सेव कर ली। ठीक है, अब मान लो आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, आपने ABC ट्रेडिंग कंपनी को पेमेंट की है, 2 नंबर चेक उसको इशू किया है। तो 1 नंबर चेक से आपने कैश विड्रॉ किया, 2 नंबर चेक आपने एक पार्टी को पेमेंट में दिया। ठीक है, तो पेमेंट के लिए कौन सा वाउचर यूज करेंगे, पेमेंट वाउचर, तो आप यहाँ पे ले लोगे पेमेंट वाउचर। ठीक है, सबसे पहले आप डेट देखोगे किस डेट में एंट्री कर रहे हो, उसके बाद जो बैंक, जो आपका पेमेंट वाउचर जो होता है उसमें जो ऊपर वाला अकाउंट होता है ना, ये क्रेडिट होता है। किसी को भी आप पेमेंट करोगे वो या तो कैश से करोगे या बैंक से करोगे। ठीक है, तो यहाँ वाला जो आपका अकाउंट है ना ये क्रेडिट होगा। तो आप ABC ट्रेडिंग कंपनी को पेमेंट कर रहे हो, बैंक से कर रहे हो, चेक दे रहे हो, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी, ABC ट्रेडिंग कंपनी टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, क्रेडिट वाला लिखोगे, क्या बैंक क्रेडिट हो रहा है आपका। ठीक है, पेमेंट किसको कर रहे हो, ABC ट्रेडिंग कंपनी को। तो आपने यहाँ पे लेजर बनाया, Alt+C किया, ABC, अब आपने यहाँ पे ABC ट्रेडिंग कंपनी का ग्रुप देना है। आप ग्रुप कैसे दोगे, आप कौन सा ग्रुप दोगे, अभी आपको ये नहीं पता कि ABC ट्रेडिंग कंपनी को आपने सामान बेचा है या सामान खरीदा है। अभी आप पेमेंट कर रहे हो तो क्यों कर रहे होंगे पेमेंट, सामान खरीदा होगा। ठीक है, तो जिससे हम गुड्स या सर्विस खरीदते हैं वो क्या होते हैं हमारे सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, जिनको हम बेचते हैं वो होते हैं सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्रुप दे देंगे इसका सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल एक बार नो कर देते हैं यहाँ पे, ताकि आगे कुछ पूछेगा नहीं।
ठीक है। इसका एड्रेस, पैन नंबर वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे दे दोगे इसके। ठीक है। उसके बाद कितने की पेमेंट कर रहे हैं हम इसको? 2 लाख रुपए की। ठीक है। हमने 2 लाख रुपए का चेक दिया इसको। ठीक है। यहाँ से जब हम एंटर करके आते हैं तो यहाँ से हमारे से पूछते हैं कि कैसे पेमेंट की है। अब हो सकता है आपने चेक दिया, डीडी दिया, यूपीआई किया या नेट ऑनलाइन ट्रांसफर किया है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है ना आपका, आप वो वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। अगर आपने यूपीआई की है तो आप यहाँ पे यूपीआई सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है। मान लो आपने यूपीआई की है तो आप यहाँ पे यूपीआई सिलेक्ट करोगे। तो जब आप यूपीआई सिलेक्ट करते हो तो ये आपसे यूपीआई की डिटेल मांगता है। ठीक है। कि यूपीआई आईडी बता दो। जैसे भी जो भी मोड आप ट्रांजेक्शन का सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपसे ये इंफॉर्मेशन पूछेगा कि आप यूपीआई आईडी बताओ, किस यूपीआई आईडी पे आपने पेमेंट की है। ठीक है। अकाउंट नंबर क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, बैंक का नाम क्या है। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या है। ठीक, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पूछ रहा है। तो जैसे आपने चेक दिया है तो आप यहाँ पे चेक सेलेक्ट करोगे। ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया, चेक दिया है तो आप यहाँ पे चेक सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है। चेक एंटर करके आओगे तो आपसे क्या पूछ रहा है, इंस्ट्रूमेंट नंबर। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या है, हमने कौन सा दिया, 2 नंबर चेक दिया है, 000002। डेट क्या है इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर नेशन पे लिख दोगे, बीइंग द अमाउंट पेड टू। अब मान लो आपने ये पेमेंट किया पार्टी को। अब आपके पास बिल भी नहीं आया अभी। ठीक है। अब आपको नरेशन में लिखना रहेगा कि आपने ये पेमेंट क्यों की है, ताकि आपको बाद में याद तो रहे कि आप टेली में एंट्री खोल के देखो भी इसको पेमेंट क्यों की थी। ऐसे तो आपको पता नहीं लगेगा ना। ऐसा तो नहीं आप दिन में 100 ट्रांजेक्शन करते हो, क्या 100 की 100 चीजें आपके याद रह जाएगी? या जो काम करने वाले हैं वो 2-3 लोग हैं, 2-3 स्टाफ है। अब किसी ने भी एंट्री कर दी ऐसे तो उसका प्रूफ तो हमें होना चाहिए ना भी किस लिए पेमेंट की, उसका एक छोटा सा नोट हमारे पास होना चाहिए। तो वो होता है हमारा नरेशन। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग द अमाउंट पेड टू पेड, क्योंकि कंपनी का नाम तो ऊपर आ ही रहा है तो हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे कंपनी का नाम। बीइंग द अमाउंट पेड एज एन एडवांस, हमने क्या किया ना, पार्टी को एडवांस में पेमेंट की है। एज एन एडवांस फॉर परचेजिंग, फॉर परचेजिंग या फॉर और के ऑर्डर दिया आपने, कुछ भी जो भी आपका एक है वो आप यहाँ शॉर्ट नोट में डाल दोगे कि आपने परचेजिंग के लिए एडवांस पे किया, अभी अभी माल आना है उससे। ठीक है। तो इसको आप सेव कर दोगे इस तरह से। ठीक है। अब मान लेते हैं 1 मई में, मान लेते हैं 1 मई में आपने क्या किया ना, कैश विड्रॉ किया है, सॉरी कैश डिपॉजिट कराया है, विड्रॉ की एंट्री तो हमारी होगी पहले। अब आपने कैश डिपॉजिट कराया है। ठीक है। पहले आप डेट चेंज करोगे, 1/5 पे आपने क्या किया, कैश जमा करवाया, और कितना करवाया है, 2 लाख रुपए। और 2 लाख रुपए में आपने कौन कौन से नोट जमा कराए हैं, 50-50 हजार की 4 गिटियां आपने जमा कराई है, 500-500 के नोट। कितने नोट हो गए, 2 लाख में कितने नोट हो जाएंगे, 400 नोट हो जाएंगे। चलो, अब 400 नोट मतलब 4 गिटियां लेके हम बैंक में गए और हमने अपना बैंक में कैश जमा करा दिया। ठीक है। वोचर कौन सा यूज करेंगे, कॉन्ट्रा वोचर। तो हमने लिया कॉन्ट्रा वोचर। कॉन्ट्रा वोचर में हम डेबिट क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर डेबिट होगा ना कॉन्ट्रा में, डेबिट क्या किया हमने, HDFC बैंक अकाउंट। और क्रेडिट क्या होगा, कैश। कितना कराया है, 2 लाख। जैसे ही हम एंटर करके जाएंगे 2 लाख रुपए, ये हमारे से पूछ रहा है कि नोट कौन कौन से जमा कराए हैं, डेनोमिनेशन डिटेल। ठीक है। तो हम यहाँ पे कितने नोट जमा कराए हमने, 500-500 के, 2000 के नोट अभी नहीं है, 1000 के नोट अभी नहीं है। लेकिन पहले होते थे, आपको पता है 2000 का नोट होता था, पता है 1000 के नोट होते थे। देखे हैं 1000 का नोट आपने देखा है, बहुत छोटे होंगे ना आप जब बंद हो गए थे। कब बंद हुए थे पता है, नोटबंदी कब हुई थी, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी।
चलो वापिस आ जाओ। अभी हमारा ना तो 2000 का नोट है आज की डेट में, ना ही 1000 का नोट है। कल हो सकता है आ जाए, कल का पता नहीं है। तो अभी हमने कितने जमा कराए हैं? 500 के 400 नोट हमने जमा कराए हैं। ठीक है, ये हमारी डिटेल आ गई। ठीक है, कौन से बैंक में हमने जमा कराए हैं? एच डी एफ सी बैंक अकाउंट है हमारा, एच डी एफ सी में हमने जमा कराए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप नॉट लिख सकते हो अपना, बीइंग द अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट, एच डी एफ सी बैंक अकाउंट। ठीक है, ये आपकी नॉर्मल ट्रांजेक्शन होगी। जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी आपकी, रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा जो भी होगी बैंक की, वो आपकी आपके बैंक अकाउंट में शो हो जाएगी। आप बैंक अकाउंट में देखोगे तो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट दिख रहा है। ठीक है, और बैंक अकाउंट में आपका बैलेंस कितना आ रहा है? 15 लाख रुपए का बैलेंस आ रहा है। और अगर आप पीरियड चेंज करके देखोगे 31/5 तक का, आपके पास ये सारी एंट्री शो हो रही है। रिसिप्ट की है, कॉन्ट्रा की है, पेमेंट की है, सारी एंट्रीज यहाँ पे आपको शो हो रही है। और आपके यहाँ पे नीचे दिख रहा है क्लोजिंग बैलेंस 15 लाख का। ठीक है, ये आपका टैली बता रहा है। अब आपने जो ये चेक दिया है एबीसी ट्रेडिंग कंपनी को, 2 अप्रैल को चेक दिया है। अब इसके पास इस चेक की वैलिडिटी कितनी है? 3 महीने तक। अब ये बैंक में 3 महीने तक लगाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जैसे ही हमने चेक दिया वो साथ के साथ लगा लेगा। अब यहाँ पे हमें बैंक रिकंसिलिएशन करके रखना होगा। ठीक है, कि कौन से ऐसे चेक है जो बैंक में प्रेजेंट होंगे। अब हमें क्या करना है, बैंक स्टेटमेंट लेनी है अपनी, या बैंक पासबुक, या हमारी नेट बैंकिंग से हमने स्टेटमेंट निकालनी है, और हमने अपनी बैंक रिकंसिलिएशन करके रखनी है। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन कहाँ से होती है हमारी? या तो बैंकिंग में जाओगे आप, बैंकिंग में जाके आप बैंकिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब रिकंसिलिएशन कैसे होती है? 2 तरीके से होती है। एक तो होती है मैनुअल रिकंसिलिएशन, और एक आप क्या करते हो, बैंक की स्टेटमेंट। एक तो आपकी टैली में तो एंट्री कर लिया आपने, एक आप बैंक से स्टेटमेंट डाउनलोड करते हो और टैली पे अपलोड कर देते हो। ठीक है, ऑनलाइन रिकंसिलिएशन। आपने बैंक की एंट्री है ना, आप टैली से उसे बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट करके भी कर सकते हो। पर फिलहाल के लिए हम मैनुअल रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं कि मैनुअल रिकंसिलिएशन कैसे करेंगे। आप यहाँ पे जाओगे, आपको दिख रहा है मैनुअल रिकंसिलिएशन। एक तो रूट हो गया आपका ये, आप यहाँ से जाओगे मैनुअल रिकंसिलिएशन पे, आपका बैंक अकाउंट आ गया। जो इन्फॉर्मेशन आपने डाल रखी है वाउचर एंट्री के टाइम पे, वो आपको यहाँ पे शो हो रही है कि आपने इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या डाला है, किस डेट का आपका इंस्ट्रूमेंट है। अब आपने बैंक की डेट डालनी है, जो कि आपकी बैंक स्टेटमेंट से आपने देख के यहाँ पे बैंक डेट डालनी है। मतलब एक तो आप कहाँ से आए, आप गेटवे ऑफ टैली में आए, गेटवे ऑफ टैली में, और यहाँ से आप बैंकिंग में गए। ठीक है, बैंकिंग में जाके आप बैंकिंग एक्टिविटी में गए, और यहाँ पे जितने भी आपके वाउचर हो रहे यहाँ पे शो हो रहे हैं आपके बैंकिंग एक्टिविटी के, एंटर करोगे, और यहाँ पे आप मैनुअल रिकंसिलिएशन पे चले जाओगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप सिंपल बैंक के लेजर पे जाइए। कैसे भी जाइए बैंक के लेजर पे। बैंक के लेजर पे जाने के भी आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो क्या है कि आप बैलेंस शीट में जाओ, बैलेंस शीट में जाओ, करंट एसेट्स में जाओ, बैंक अकाउंट पे जाओ, यहाँ से चले गए आप। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे आ गए। दूसरा ऑप्शन क्या है, आपने बैंक का लेजर देखना है, आप क्या करते हो, DAL प्रेस करते हो। ठीक है, और यहाँ से आपने अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से आपने पीरियड सेलेक्ट कर लिया, कब से कब तक का। ठीक है, DAL का मतलब क्या है, डिस्प्ले अकाउंट लेजर। कैसे जाते हो आप? DAL का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, देखो जब जो भी आपने लेजर देखना है, जो भी आपने एक्टिविटी यहाँ पे करनी है, जैसे आप देख रहे हो गेटवे ऑफ टैली में कुछ अक्सर यहाँ पे ना बोल्ड दिख रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो बैलेंस शीट में बोल्ड दिख रहा है आपको B, तो इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो आप, यहाँ पे अभी आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे हो और आपने बैलेंस शीट पे जाना है, तो यहाँ पे देख रहे हो बैलेंस शीट के अंदर B बोल्ड हो रखा है। तो आप यहाँ पे B प्रेस करोगे तो आपकी बैलेंस शीट ओपन हो जाएगी। ठीक है, कहीं भी आप हो, यहाँ पे आपको दिखता है। अब आपने लेजर पे जाना है, तो आपको कैसे जाना है, आपको पहले डिस्प्ले पे जाना है। तो आप यहाँ पे प्रेस करोगे D, आपको दिख रहा है ना बोल्ड में डी प्रेस किया। उसके बाद आपने अकाउंट्स बुक्स में जाना है, DA प्रेस किया। फिर उसके बाद आपने लेजर पे जाना है, तो आपने L प्रेस किया। ठीक है, शॉर्टकट की क्या हो गया, DAL, कि सीधा आप DAL प्रेस करोगे और आप लेजर पे चले जाओगे। यहाँ से आपने अपना लेजर सेलेक्ट कर लिया, कौन सा लेजर देखना है आपने। ठीक है, उसके बाद आप ले लोगे पीरियड, कब से कब तक का आप देख रहे हो, 1/4 से
31/5 तक। ठीक है, अब आपने रिकंसिलेशन करनी है। देखो जो आपके पास, अब आप क्या करोगे, रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है रिकंसाइल। रिकंसाइल के नीचे, आर के नीचे आपको एक डंडा दिख रहा है। जहां पे एक डंडा है उसका मतलब है ऑल्ट। और जहां पे आप देख रहे हो ना, जैसे यहाँ पे सेव व्यू है और यहाँ पे एल के नीचे दो डंडे दिख रहे हैं आपको। तो जो आपकी शॉर्टकट की है, जहां पे दो डंडे आपको नजर आ रहे हैं वहां पे तो कंट्रोल यूज होगा, और जहां पे एक डंडा नजर आ रहा है वहां पे आपका ऑल्ट यूज होगा। अब हमने रिकंसाइल करना है तो ऑल्ट आर प्रेस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑल्ट आर पे आपने यहाँ पे मैनुअल रिकंसिलेशन करनी है तो फिर से आप ऑल्ट आर करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी रिकंसिलेशन विंडो खुल गई है। अब आपने रिकंसिलेशन करना है। अब जो चेक आपने 1 अप्रैल को लगाया था, आपके अकाउंट में कब आया वो? एसबीआई का चेक था, आपका खाता एचडीएफसी में है, तो क्लियरिंग में गया होगा। मान लेते हैं कि 2 तारीख को आपके खाते में पैसे आए हैं, तो आपने यहाँ पे दे दी 2/4। ठीक है, अब आपने कैश निकलवाया, 2 तारीख को आपके खाते में पैसे आ गए और 2 तारीख को ही आपने कैश विड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे आपकी 2/4 आ गई। ठीक है, अब आपने एबीसी ट्रेडिंग कंपनी को जो चेक दिया था, अभी तक उसने चेक लगाया नहीं है। 31 मई तक हम देख रहे हैं, 31 मई तक उसने चेक नहीं लगाया। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ देंगे अभी। ठीक है, कैश आपने विड्रॉ कराया तो सेम डे को ही निकलेगा। 1 मई को आपने विड्रॉ किया था तो 1 मई को ही आपका कैश निकल गया। ठीक है, तो आपने इसको सेव कर देना है। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, बैलेंस एज पर कंपनी बुक। बैलेंस एज पर कंपनी बुक कितना है आपका, मतलब टैली में बैलेंस क्या है। टैली में आपका बैलेंस कितना है, 15 लाख है। अनरिकनसाइल्ड ट्रांजेक्शन फ्रॉम 1 अप्रैल 26 टू टिल डेट हम कहाँ पे है, 31 मई तक। 1 अप्रैल 26 से लेकर 31 मई तक जो अनरिकनसाइल्ड ट्रांजेक्शन है वो ये है, 2 लाख की एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे है। ठीक है, और विड्रॉ कितना हुआ है हमारा, 2 लाख रुपए का। और टोटल जो है हमारा बैलेंस कितना है, एक्सपेक्टेड बैंक बैलेंस। हमारे बैंक में क्या बैलेंस होना चाहिए, 17 लाख होने चाहिए। टैली में हमारे 15 लाख है और बैंक में हमारे 17 लाख है। क्यों है, क्योंकि अभी 2 लाख रुपए का अभी चेक अनरिकनसाइल्ड है, मतलब गया ही नहीं, अभी बैंक में जगह ही नहीं अभी। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे नीचे खोल के देखते हो ना, एंटर करके देखते हो, तो अब आपको यहाँ पे दिखता है बैलेंस एज पर कंपनी बुक क्या है, 15 लाख है। और यहाँ पे अवेलेबल ओनली बुक्स 2 लाख रुपए। रिकनसाइल्ड इन सब्सक्वेंट पीरियड यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, और आपका एक्सपेक्टेड बैलेंस 17 लाख है। ठीक है, क्योंकि ये जो एंट्री है अवेलेबल ओनली इन बुक्स, मतलब ये सिर्फ आपकी बुक्स में है, टैली में है, बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। ये कह रहा है ओनली बुक्स, कि आपकी बुक्स में है, ये बैंक स्टेटमेंट में नहीं है अभी। ठीक है, मान लो ये चेक आपका जो क्लियर हुआ है ये हुआ है 1/7 को। ठीक है, 1/7 को हुआ है, लेकिन हम स्टेटमेंट कब कब तक की देख रहे हैं, 31 मई तक की देख रहे हैं। 31 मई तक हमारी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि बुक्स में 15 लाख है और बैंक में 17 लाख है। और 2 लाख कौन से है, 2 लाख भाई 31 मई तक नहीं हुए, बाद में हुए। अगर अब हम यही स्टेटमेंट 31 जुलाई तक देखेंगे, अगर हम इसी स्टेटमेंट को 31 जुलाई तक देखेंगे, अब हमारा क्या दिखा रहा है, बैंक में भी सेम है और टैली में भी सेम है। ठीक है, अब हमारा बैलेंस एज पर कंपनी बुक्स 15 लाख है और बैंक बैलेंस भी 15 लाख है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम बैंक रिकंसिलेशन, BSR BRS। ठीक है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट।